हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम हमारी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है 2020 का, उसका जो पेपर डिस्कशन कर रहे हैं उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो कि 19 इन नंबर्स थे। उसके बाद में जो सेकेंड पार्ट था उसमें हमने डिस्कस करा था पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट जिसमें 17 क्वेश्चन थे। अब जो हमारा आज का पार्ट है पार्ट 3, इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल न्यूज़ेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने थे एग्जाम में वो क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर से अराउंड 12 क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी से अराउंड 6 क्वेश्चन और इंटरनेशनल इश्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया के उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थे अराउंड 5 क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम ये सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? फर्टिगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं एग्रीकल्चर में? फर्स्ट स्टेटमेंट इससे रिलेटेड था, कंट्रोल द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। सेकेंड था, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। थर्ड स्टेटमेंट था, इंक्रीज अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल। फोर्थ स्टेटमेंट था, रिड्यूस इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्टिगेशन होता क्या है। फर्टिगेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स को इरिगेशन सिस्टम के थ्रू क्रॉप्स तक एग्रीकल्चर में पहुंचाया जाए। ओके, क्या डेफिनेशन होती है? द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग क्रॉप्स इन द फील्ड विथ फर्टिलाइजर बाय द इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड फर्टिगेशन। मतलब कि फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन इज़ नोन एज फर्टिगेशन। ये एक मॉडर्न टेक्निक है जो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आपको मैक्सिमम इल्ड मिल पाए, एफिशिएंटली आप फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर पाएँ इन द फील्ड। ओके, तो इसलिए ये टेक्निक का यूज़ किया जाने लगा है। तो जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज़ पॉसिबल, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली जो रॉक फॉस्फेट होता है वो सॉल्टी नेचर होता है, वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है, इसलिए हम फर्टिगेशन के थ्रू इसको एग्रीकल्चर लैंड तक या फील्ड तक नहीं पहुंचा पाते, इसलिए रॉक फॉस्फेट के एप्लीकेशन में नहीं यूज़ होता। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट 3 ऑप्शंस में है तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए। थर्ड है, इंक्रीज अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। 1, 3 एंड 4 ये तीनों सही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि यदि हमको फर्टिगेशन का मतलब पता है और हमने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ही हम अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्निक। तो रॉक फॉस्फेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये क्वेश्चन मॉडरेट कहेंगे, यदि आपने इस टेक्निक के बारे में पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। यदि ऑप्शंस को एलिमिनेशन की मेथड से जाएंगे तो आप बहुत ईजिली ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, यदि हम फर्टिगेशन की बात करते हैं तो क्रॉप्स तक फर्टिलाइज़र को पहुंचाना थ्रू इरिगेशन इज़ नोन एज फर्टिगेशन। ये एक मॉडर्न एग्रो टेक्निक है जो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को कि वो मैक्सिमम यील्ड्स अचीव कर पाएँ और मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो, फर्टिलाइज़र का एफिशिएंटली यूज़ हो, कम से कम फर्टिलाइज़र्स का एप्लीकेशन हो फील्ड में। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जो लार्ज रेंज ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैं हम उसको अप्लाई कर सकते हैं थ्रू फर्टिगेशन, बट डिपेंड करता है कि जो फर्टिलाइज़र है उसकी क्या फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, इस चीज़ पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। फर्टिलाइज़र्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ों का ध्यान देते हैं, जैसे प्लांट का टाइप क्या है, किस स्टेज ऑफ ग्रोथ में है, उस बेसिस पे फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। सॉइल की क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। वाटर की क्वालिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स की क्या अवेबिलिटी है, उनकी क्या प्राइजेस है। ओके, जो फर्टिगेशन में हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं वो हमेशा हाई क्वालिटी के होना चाहिए, उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होना चाहिए। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें लो सॉल्ट लेवल होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। रॉक फॉस्फेट दिया हुआ था, इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण वो ऑप्शन गलत हो जाता है। इसके अलावा कंटेन लो सॉल्ट लेवल विद द एक्सेप्टेबल पीएच एंड इट मस्ट फिट इन द फार्म मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो आप इस बेसिस पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं थ्रू फर्टिगेशन।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड था विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइज़र। ये क्वेश्चन भी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट था, अमोनिया विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। थर्ड था, सल्फर विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइज़र इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ईजिली कर सकते थे। पहला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है ऑन फर्टिलाइज़र्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है अमोनिया नेचुरल गैस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। ये मेन इंग्रेडिएंट होता है यूरिया बनाने में। इसके अलावा CO2 का यूज़ किया जाता है। सल्फ़र जो होता है ये रॉ मटेरियल होता है फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइज़र और ये बाय प्रोडक्ट होता है ऑयल रिफाइनरीज का। तब ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो उस समय उसमें से सल्फ़र को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो बाद में फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि जो एग्रीकल्चर पर्टिकुलर टॉपिक है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बने। फर्टिलाइज़र्स में डिफरेंट टेक्निक के तौर पे क्वेश्चंस बने। पर्टिकुलर क्रॉप्स को लेकर क्वेश्चंस बने। क्रॉप्स किस तरीके से ग्रो की जाती है या क्या टेक्निक ज़्यादा एफिशिएंट है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बने। लाइक शुगर केन के ऊपर उस तरीके का क्वेश्चन बना है। तो सारे एरियाज से एग्रीकल्चर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। जो प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र है वो मार्केट ड्रिवन नहीं है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेचुरल गैस प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया बाद में CO2 के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। जो सल्फ़र होता है ये मेजर बाय प्रोडक्ट होता है ऑयल रिफाइनिंग और गैस प्रोसेसिंग का। ऑयल जो क्रूड ऑयल होते हैं उसके अंदर सल्फ़र कंटेंट होता है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है ड्यूरिंग रिफाइनिंग प्रोसेस। ओके, ताकि स्ट्रिक्ट सल्फ़र कंटेंट लिमिट्स को वो जो ऑयल है अचीव कर पाए। और बाद में ये जो सल्फ़र है उसको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, What are the advantages of zero tillage in agriculture? ज़ीरो टीलेज की यदि हम बात करें तो ये एक टेक्निक है जो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है। ओके, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट है, सोइंग ऑफ वीट इज़ पॉसिबल विथआउट बरिंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, विथआउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। थर्ड है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। हम जब भी एग्रीकल्चर फील्ड देखते हैं, जब भी इंडिया में एग्रीकल्चर होता है तो मेनली वहाँ पे पहले टीलिंग होती है। टीलिंग के अंदर जो सॉइल होती है उसको प्रोफाइल को चेंज किया जाता है, उसको ऊपर नीचे किया जाता है ताकि सॉइल जो है वो हमको अच्छी प्रोडक्टिविटी दे। बट आजकल एक नई टेक्निक का ज़्यादा यूज़ होने लगा है जिसे हम बोलते हैं ज़ीरो टीलेज। ये जो ज़ीरो टीलेज होता है इसके अंदर जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ओके, ऐसे ही उसके अंदर सोइंग कर दी जाती है विथआउट बरिंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, और इसके हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड बिल्कुल सही है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड इन द वेट सॉइल इज़ पॉसिबल। थर्ड जो स्टेटमेंट है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज़ पॉसिबल, तो ये भी बिल्कुल सही है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर होता है कार्बन सिंक, मतलब कि जो कार्बन है उसको एब्जॉर्व करके रखना। लाइक हम ओशियन को कार्बन सिंक बोलते हैं क्योंकि वो CO2 को एब्जॉर्व करके रखता है। फॉरेस्ट एरिया जो कि CO2 को ट्रैप करके रखता है, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, ज़ीरो टिलेज एक प्रोसेस होती है जहाँ पे क्रॉप सीड्स को सोन किया जाता है थ्रू ड्रिलर्स।
विथआउट प्रायर लैंड प्रिपरेशन, यहाँ पर कोई भी लैंड को प्रिपेयर नहीं किया जाता, सॉइल प्रोफाइल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, सॉइल को ऊपर नीचे नहीं किया जाता। ज़ीरो टिलेज के कारण जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो काफ़ी रिड्यूस हुई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि उसके कारण सॉइल इरोजन भी कम हुआ है, क्रॉप का ड्यूरेशन और इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हुई है। ज़ीरो टिलेज को हम नो टिलेज और नील टिलेज के नाम से भी जानते हैं। अभी ये इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है वहाँ पर मेनली यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि पहले खरीफ सीज़न आता है, मॉनसून वाला टाइम पीरियड जिसमें हम राइस पैडी क्रॉप लगाते हैं, उसके बाद में जब रबी सीज़न के अंदर हम वीट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हम कोई भी टिलिंग नहीं करते, डायरेक्टली वीट लगा दी जाती है। वीट विल बी प्लांटेड आफ्टर राइस हार्वेस्ट विथआउट एनी ऑपरेशन। ज़ीरो टिलेज के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इनपुट में रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है फॉर लैंड प्रिपरेशन, क्योंकि आप लैंड को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ड्रिलिंग के थ्रू सीड्स को लगा दे रहे हैं। रेसिड्यूल मॉइस्चर कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज, जो रेसिड्यू होता है जिसको जला दिया जाता है पैडी क्रॉप के बाद में या बीट क्रॉप के बाद में, उसको डायरेक्टली फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण मॉइस्चर बना रहता है लैंड के ऊपर। ड्राई मैटर, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर ऐड हो रहे हैं। एनवायरमेंटली सेफ है ये, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हमको कम देखने के लिए मिल रहा है। जो सॉइल है वो कार्बन सिंक के तौर पे काम कर रही है। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल को भी रिड्यूस कर रहा है। इसके अलावा जो वाटर लॉस बाय रन ऑफ है और सॉइल इरोजन है उसको भी कम कर रहा है। तो ओवरऑल जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी इस मेथड से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सॉइल इंटैक्ट है, जहाँ है जैसी है वैसी ही है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो मोर यूज़फुल है फ्लोरा और फोना के लिए। ओवरऑल जो ज़ीरो टीलेज या नील टीलेज जो टेक्निक है, इसमें आप लैंड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, सॉइल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, जिसके कारण ओवरऑल एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड राबी क्रॉप। सेकेंड स्टेटमेंट है ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। थर्ड स्टेटमेंट है इन द लास्ट 3 decades while the production of kharif pulse has increases, the production of rabi pulse has decreases। सबसे पहली चीज़ है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सी क्रॉप रबी है, कौन सी क्रॉप खरीफ है, क्योंकि क्रॉप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी क्रॉप को किस तरीके का क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन लगती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना वाटर रिक्वायरमेंट होती है, क्या सॉइल प्रोफाइल चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मालूम होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप किस सीज़न में लगती है, कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, ये सही है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, तो ये गलत है। जो देसी चना होता है जिसे हम बंगाल ग्राम बोलते हैं, वो 40% ऑफ पल्स प्रोडक्शन का पार्ट होता है, तो ये वाली चीज़ गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट इन द लास्ट 3 decades वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्स हैज़ इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्स हैज़ डिक्रीजेस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही इसमें सही है। हम इनको डिटेल में देखते हैं। जो पल्सेस होती है इनको हम खरीफ और रबी दोनों सीजन्स में ग्रो कर सकते हैं। रबी पल्सेस जो हैं, रबी की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो खरीफ पल्स है वो इंक्रीज़ हुआ है और जो रबी पल्स है वो डिक्रीज़ हुआ है। बट ओवरऑल यदि हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें 60% जो पल्सेस होती है वो रबी पल्सेस होती हैं। ओके, अब जो ब्लैक ग्राम होती है ये रबी और खरीफ दोनों क्रॉप होती है। बंगाल ग्राम की बात करें जिसको हम देसी चना या देसी चिकपी बोलते हैं, पिजन पी, ग्रीन बीन्स, मूंग बीन्स, चिकपी, काबुली चना, ब्लैक मैट्टे, उड़द, ब्लैक ग्राम, रेड किडनी बीन्स, राजमा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेजर पल्स क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो की जाती है और कंज्यूम की जाती है। तो जो ग्राम होती है, चिकपी होती है, वो 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन होती है। उसके बाद में आती है तुअर या अरहर की दाल जो कि 15% से 20% तक ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन का पार्ट है। फिर आती है उड़द की दाल और मूंग दाल जो कि 8 to 10% होती है।
ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो ही सही था, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं। आप याद रखिएगा कि जो चना होता है, जो कि 40% ऑफ टोटल पल्स माना जाता है प्रोडक्शन का, वो मेनली रबी क्रॉप है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो रबी पल्स का होता है, ना कि खरीफ पल्स का। और यदि हम प्रोडक्शन की बात करें ऑफ पल्सेस की, तो रबी और खरीफ सीज़न दोनों टाइम पे पल्सेस का जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज देखा गया है इन लास्ट 3 डिकेड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्रॉप से रिलेटेड है, किस तरीके का टेम्परेचर होना चाहिए और कितनी रेनफॉल लगती है। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रोस्ट इज इंजीरियस टू इट, इट रिक्वायर एटलीस्ट 210 frost free days and 50 to 10 centimeter of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which of the following is the crop? A light, well-drained soil capable of retaining moisture. तो कौन सी सॉइल ऐसी होती है जो मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है मेनली? वो होती है ब्लैक सॉइल और रेगुड सॉइल और कॉटन सॉइल। ओके, इसके अलावा 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, 50 to 10 सेंटीमीटर रेनफॉल लगती है। जूट, शुगर केन और टी, इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल लगती है। ओके, कॉटन को लॉन्ग फ्रोस्ट फ्री पीरियड लगता है, लॉट ऑफ हीट और प्लेंटी ऑफ सनशाइन लगती है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है, 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल लगती है इसके ग्रोथ के लिए, लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल लगती है, कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। तो इसका आंसर है कॉटन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेनली रिलेटेड है पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्शन की टेक्निक से। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये करंट में यदि कुछ टॉपिक्स चल रहा था तो उनसे रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चंस जो बने थे ये मेनली इस तरीके के बने थे कि क्रॉप किस तरीके से प्रोड्यूस की जा रही है। तो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारी फील्ड से अलग अलग तरीके के पूछे गए हैं। यहाँ पे मेनली पूछा गया है कि शुगर केन के प्रोडक्शन में कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। तो ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज व्हेन बड चीप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। सेकेंड है, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद द सिंगल बर्ड सेट्स एज कंपेयर टू सेट्स विद मैनी बर्ड्स। थर्ड स्टेटमेंट है, इफ बैड वेदर condition prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to large sets. Fourth statement है, sugar cane can be cultivated using seedlings prepared from tissue culture. तो यहाँ पर जो मैनी बर्ड्स वाला सेट्स होता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इन जर्मिनेशन परसेंटेज। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यदि हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बैड वेदर कंडीशन के अंदर जो लार्ज सेट होता है उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बर्डेड सेट्स। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका आंसर आएगा 1 and 4 ओनली। जो बर्ड चीप सेटलिंग्स होते हैं यदि आप उनको नर्सरी में रेज करते हैं उसके बाद में उसको मेन फील्ड में लगाते हैं तो जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी इसके प्रोडक्शन की। इसके अलावा जो शुगर केन का कल्टीवेशन होता है उसके अंदर आप टिश्यू कल्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 1 and 4। ये जो क्वेश्चन है ये मेनली क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक से रिलेटेड है, तो इसका आपको डिटेल नॉलेज है तभी आप ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंसियोमीटर यूज, वर्टिकल फार्मिंग। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए।
हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो डाइवर्स क्रॉप यदि आप प्रोड्यूस करते हैं एक ही फील्ड पे, तो क्रॉप जो सॉइल होती है उसकी कंडीशन ख़राब नहीं होती और वो अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देती है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, जो लेग्यूम सीड्स होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है सॉइल में, तो यूरिया की रिक्वायरमेंट कम होती है, आपका जो सॉइल की प्रोफाइल है वो अच्छी होती है, नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है सॉइल में वो ख़त्म होती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। सेकंड, टेंसियोमीटर यूज़। टेंसियोमीटर एक तरीके का मीटर होता है जो कि वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर सॉइल को या लैंड में वाटर की क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके प्रेशर को मेजर करता है। तो ये भी एक इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर करने का तरीका है। इसके बाद में वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग आर्टिफिशियल तौर पे वर्टिकली एक के ऊपर एक क्रॉप्स को लगाया जाता है, तो ये भी एक इको फ्रेंडली तरीका है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, आप जो क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, बार बार नई नई क्रॉप्स को अडॉप्ट करते हैं, लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपकी सॉइल की प्रोफाइल क्या है उसके बेसिस पे। इसके अलावा आपको क्या वैल्यू मिलेगी मार्केट में उस पर्टिकुलर क्रॉप को लेकर, क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है लेग्यूम सीड्स, इसलिए आपकी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो ये भी एक इको फ्रेंडली टेक्निक होती है। थर्ड है टेंसियोमीटर यूज़। टेंसियोमीटर एक सॉइल साइंस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है सॉइल वाटर टेंशन और ये पता करता है कि कौन से प्लांट की क्या वाटर रिक्वायरमेंट है और कब इरिगेशन करने की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है, तो जिससे आप वाटर का एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप का आउटकम बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। ओके, वर्टिकल फार्मिंग एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर जो क्रॉप्स होती है उसको वर्टिकली सैक्ड लेयर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। इनकॉर्पोरेटेड कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर में, जिसका मेन एम होता है ऑप्टिमाइज़ करना प्लांट की ग्रोथ को। सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक में ये मेनली यूज़ होता है हाइड्रोफोनिक, एक्वाफोनिक, एरोफोनिक्स। इन तीनों टेक्निक्स के अंदर वर्टिकल फार्मिंग का यूज़ देखने के लिए मिलता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत डाइवर्स, बहुत वर्सेटाइल क्वेश्चन है। क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है, मार्केट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर तरीके का क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट से देखने के लिए मिलेगा। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट है फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप। सेकंड है कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। थर्ड है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। फोर्थ है फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर। फिफ्थ है वेवर्स ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम। सिक्स्थ है सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट। अब आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि लोन की वेविंग कर दी जाए या फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो लॉन्ग रन में फार्मर्स को अच्छा आउटकम दे और एग्रीकल्चर सेक्टर का ओवरऑल डेवलपमेंट करे। ओके, इन्वेस्टमेंट मेनली हम उसको बोलते हैं। वेवर ऑफ लोन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ सब्सिडीज ओनली। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड, क्योंकि ये सब्सिडी का पार्ट है। सेकंड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, दिस इज कम्प्लीटली राइट। थर्ड है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो राइट। इसके बाद में फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, दिस इज टू रॉन्ग। हमने अभी देखा कि जो सब्सिडीज़ होती हैं उसमें आता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, एमएसपी प्रोवाइड करना, लोन वेविंग, ये सारी चीज़ें। ओके, इसके बाद में लोन वेविंग का है, ये भी गलत है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद में सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट्स, ये लॉन्ग रन में अच्छा आउटपुट देने के लिए है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये आएगा। तो इसका आंसर है 2, 3 एंड 6। इजी क्वेश्चन था ये।
Public investment here refers to creation of either physical infrastructure or intangible capital. Hence, in this context, investment is understood as either infrastructure related capital, जो कि ऑप्शन 2 और 6 में दिया है, और social capital, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है. Subsidies and loan waivers are not investments. ये आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मार्केट पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट. कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो राइस की प्राइस पे इम्पैक्ट डाल रही है इन रिसेंट पास्ट. फर्स्ट है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, डेफिनेटली प्राइस की पॉलिसी पे फ़र्क डालेगी. गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट क्या ट्रेड कर रही है. गवर्नमेंट्स स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज़, ये चारों ही चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं राइस की प्राइस पे. ओके, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है. Under the Kisan Credit Card Scheme, short-term credit support is given to farmer for which of the following purpose. जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट किस पर्पस के लिए दिया जाता है. वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स. सेकेंड स्टेटमेंट परचेस ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स. थर्ड स्टेटमेंट कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड. फोर्थ स्टेटमेंट पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस. फिफ्थ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी. देखिए, इसमें आपको ये समझ में होगा कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट किस चीज़ के लिए मिल सकता है और लॉन्ग टर्म क्रेडिट किस चीज़ के लिए हो सकता है. वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट में आएगा. फर्स्ट सही है. परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, जो हार्वेस्टर्स होता है आप उसका लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव आता है ये, तो ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट सपोर्ट में आ सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं आ सकता. ओके, इसके बाद में कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म्स हाउस होल्ड, ये डेफिनेटली अभी की जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, तो ये भी करेक्ट है. पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये भी करेक्ट है. पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये कहीं से भी लॉन्ग टर्म क्रेडिट सपोर्ट में नहीं आता. दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट ईजी, ऑल्दो देखने में ऐसा लग रहा है कितने सारे इन्वेस्टमेंट हैं और कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा. बट यदि ये क्वेश्चन, इसके पहले के जो 2-3 क्वेश्चन हैं, यदि आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा के करेंगे तो बहुत ईजिली आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 4. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, pulses and oilseeds, the procurement at MSP is unlimited in any state UT of India. Second statement है in the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state UT at the level to which the market price will never rise. Will never rise. तो इसका जो आंसर है वो है neither 1 nor 2. ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है कि अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट होगा एट MSP इन एनी स्टेट UT ऑफ इंडिया. इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो MSP है उसको इस तरीके से फिक्स किया जाएगा एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज. तो सबसे पहली चीज़ की जो MSP होती है उसकी प्राइस कभी भी स्टेट और UT नहीं डिसाइड करती है, वो सेंटर डिसाइड करता है थ्रू CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड करता है, उसके बेसिस पे MSP को डिसाइड किया जाता है. मेनली MSP 22 क्रॉप्स के लिए डिक्लेयर की जाती है. ओके, और फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस डिक्लेयर की जाती है शुगर केन के लिए. 7 सीरियल्स, 5 पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए मेनली MSP को डिक्लेयर किया जाता है. बट यदि हम ओवरऑल ग्राउंड लेवल कंडीशन की बात करें तो मेनली MSP 3 क्रॉप के लिए यूज़ की जाती है, वीट, राइस और कॉटन के प्रोक्योरमेंट के लिए. ओके, और जो शुगर केन होता है वो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन के अंडर आता है.
स्टेट और यूटीज़ एमएसपी को कभी भी फिक्स नहीं करते, ये सीएसीपी का काम होता है, जो कि काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एमएसपी डिसाइड करती है। एमएसपी जो होता है ऑल ओवर द इंडिया एक जैसा होता है, सारी क्रॉप्स के लिए अलग अलग नहीं होता, स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करता, क्योंकि ये सेंटर सीएसीपी डिसाइड करता है, ना कि स्टेट और यूटी। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द यूज़ ऑफ बायोकार इन फार्मिंग। बायोकार इन फार्मिंग का क्या यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब भी आप एनवायरनमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या जब भी आप एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर में आप कोई भी ऐसा न्यू टेक्निक देखते हैं या कोई भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली कोई नई टेक्निक यूज़ होने लगी है या कोई बहुत ही एडवांस टेक्निक आई है एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप प्रोड्यूस करने की, तो आप उसके बारे में डिटेल में स्टडी करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हमने शुगर कैन का क्वेश्चन देखा, उसके बाद में हम यहाँ पे बायोकार का देखने वाले हैं, फर्टिगेशन जो कि एक नई टेक्निक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना। तो जो भी एडवांस टेक्निक है, इको फ्रेंडली टेक्निक है एग्रीकल्चर में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप स्पेसिफिकली टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिएगा। अब यदि हम बायोखार की बात करते हैं तो कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन बायोकार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड स्टेटमेंट है व्हेन बायोकार इज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। बायोकार बेसिकली एक चारकोल लाइक सब्सटेंस है जो कि कैसे हमको मिलता है, मेड बाय बर्निंग ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वेस्ट, इसे हम बायोमास भी बोलते हैं। ओके, कंट्रोल्ड प्रोसेस के थ्रू बायोकार को हम प्रोड्यूस करते हैं। ये काफ़ी कुछ चारकोल की तरह दिखता है, बट बायोकार को हम यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए, टू रिड्यूस कंटेमिनेशन एंड सेफली स्टोर कार्बन के लिए। ये क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा, सॉइल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, वेस्ट को रिड्यूस करता है और हम इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, जो बायोकार होता है ये ब्लैक होता है, हाईली पोरस होता है, लाइट वेट होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। और मेनली जो बायोकार होता है इसका 70% ऑफ इट्स कंपोजिशन कार्बन होता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है, पहले स्टेटमेंट दिया है इसको वर्टिकल फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है, तो हाँ इसको वर्टिकल फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है और करते हैं। बायोकार ग्रोइंग मीडियम का पार्ट होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये वाटर रिटेन में भी हेल्प करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। बायोकार के क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं हम। एनहेंसिंग सॉइल स्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग वाटर रिटेंशन, एग्रीगेशन, डिक्रीजिंग एसिडिटी, रिडक्शन नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन, इम्प्रूविंग पोरोसिटी, रेगुलेटिंग नाइट्रोजन लीचिंग, इम्प्रूविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इम्प्रूविंग माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। तो ये सारे बेनिफिट्स और एडवांटेज होते हैं बायोकार के। बायोकार एक नई टेक्निक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना, तो आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिए। पेपर में यदि आप कोई भी नई टेक्निक पढ़ते हैं रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़िए। अब यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल। फर्स्ट है बेंटोनाइट, फिर है क्रोमाइट, फिर है कैनाइट, सिलिमेनाइट। इसमें से कौन से मिनरल्स को इंडिया में डेजिग्नेट किया गया है एज अ मेजर मिनरल? तो पहला ऑप्शन है 1 एंड 2, सेकेंड है 4, थर्ड है 1 एंड 3 और डी है 2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर है 2, 3 एंड 4। जब तक आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं हो आप कर नहीं सकते, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें जो 2, 3, 4 ऑप्शन है क्रोमाइट, कैनाइट और सिलिमेनाइट, बेंटोनाइट माइनर मिनरल में आता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो है विथ रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? OMT is measured up to the depth of 26 degree Celsius isotherm
विच इज़ 129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। इसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट है OMT ओशियन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन अ सर्टन लॉन्ग टर्म मीन। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। OMT हमको हेल्प करता है ये पता करने में कि इस साल का मॉनसून कैसा होगा। ओके और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। OMT मेजर करता है अप टू द डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, बट ये जो 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म होता है वो 129 मीटर पे नहीं होता है, ये 50 to 100 मीटर पे वेरी करता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर वो गलत है, तो इसका आंसर आएगा 2 ओनली। ओशियन मीन टेम्परेचर जो होता है वो मेजर करता है 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म तक का टेम्परेचर। आइसोथर्म क्या होता है? जिन लोकेशंस पे एक जैसा टेम्परेचर होता है उसको हम आइसोथर्म, मैप में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। ओके एक जैसा टेम्परेचर है। ये मोर स्टेबल होता है, कंसिस्टेंट होता है, इसका जो स्पेशियल स्प्रेड है वो लेस होता है। यदि हम इस आइसोथर्म की बात करें तो ये जो इसकी जो डेप्थ है वो वेरी करती है 50 से 100 मीटर के बीच में, ना कि 129 मीटर। ओके और जो जनवरी से मार्च के बीच का टाइम पीरियड होता है तब 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म की जो डेप्थ होती है वो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन में 59 मीटर होती है। OMT का आजकल ज़्यादा यूज़ करा जाने लगा है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड सी सरफेस टेम्परेचर को पता करने के लिए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सी सरफेस टेम्परेचर जिसका सक्सेस रेट सिर्फ 60% है इंडियन समर मानसून को प्रेडिक्ट करने पे, वहीं पर OMT ओशियन मीन टेम्परेचर आपको इंडियन मानसून के प्रेडिक्शन में 80% तक का सक्सेस रेट देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द। अभी इंडो चाइना जो टेंशन चल रहा है उसके बाद में इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता था, और ये क्वाइट ईजी क्वेश्चन है क्योंकि अभी हम काफ़ी अच्छे से जम्मू एंड कश्मीर का मैप, लद्दाख वाले रीजन का मैप बार बार पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, सेकेंड है ईस्ट ऑफ लेह, थर्ड था नॉर्थ ऑफ गिलगिट और फोर्थ था नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका आंसर है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। यदि आप मैप में देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये नुब्रा वैली है, और ये वाला जो पार्ट है डिस्प्यूटेड एरिया, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आता है। तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली आपको देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ पर ये नुब्रा रिवर के पास में नुब्रा वैली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्लेसेस के नाम दिए हैं और बताया कि कौन से स्टेट में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है। पहला है भिलसा मध्य प्रदेश, फिर है द्वार समुद्र महाराष्ट्र, फिर है गिरिनगर गुजरात, फिर है स्थानेश्वर यूपी। तो यहाँ पे जो द्वार समुद्र जो प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं दर्शन करने, और ये गुजरात में आती है ना कि महाराष्ट्र में। यदि आपको ये स्टेटमेंट पता है तो सेकंड वाला गलत। ओके इसके बाद में जो स्थानेश्वर, जिसको हम थानेश्वर बोलते हैं, ये कहाँ पर आता है? ये आता है हरियाणा में। तो फोर्थ वाला भी गलत, तो इसका आंसर है 1 और 3। यहाँ पे भिलसा मध्य प्रदेश में आता है। गिरी नेशनल पार्क है, इसका नाम हमने सुना होता है और बहुत बार पढ़ा होता है, तो ईजिली आप गुजरात में पता लगा सकते हैं। तो थर्ड वाला तो बिल्कुल करेक्ट था, थर्ड के साथ में फर्स्ट भिलसा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट है ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई। थर्ड स्टेटमेंट है द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में बनती हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, कुछ ही साइक्लोन्स ऐसे होते हैं जो आई डेवलप करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट वापस गलत है, जो साइक्लोन
की जो आई होती है उसका टेम्परेचर कम नहीं होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? 2 ओनली। यदि हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये फास्ट फ्लोइंग नैरो मेंडरिंग एयर करंट होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है और काफ़ी सारे दूसरे प्लैनेट्स पे भी हमको देखने के लिए मिलता है। ज्योग्राफी में जेट स्ट्रीम के बारे में हम पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ऑन अर्थ जो मेन जेट स्ट्रीम होती है वो हमको ट्रोपोपॉज के पास देखने के लिए मिलती है, मतलब कि इसका जो हाइट है वो अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास हमको देखने मिलता है, 10-12 किलोमीटर। देयर पार्ट टिपिकली हैव अ मेंडरिंग शेप। ये जो जेट स्ट्रीम है वो इस तरीके से बहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर हमको दोनों में देखने के लिए मिलती है जेट स्ट्रीम पोलर जेट और सब ट्रॉपिकल जेट के रूप में। यदि हम आई की बात करें साइक्लोन की, तो ये रफ सर्कुलर एरिया होता है जहाँ पे लाइट विंड चलती है और फेयर वेदर होता है एट द सेंटर ऑफ सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, तो मेन ज़रूरी नहीं है कि सारे साइक्लोन्स आई बनाएं। ये जो पर्टिकुलर जो रीजन होता है आई वाला रीजन और इसके आसपास का जो रीजन होता है, जो बीच में आई वाला रीजन होता है, यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कई बार आपको ब्लू स्काई और स्टार्स तक देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम इस आई की बात करें तो इस पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर आसपास के कंपैरिजन में 0 to 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और जब हम इसी के ऊपर एल्टीट्यूड पे जाएँ अराउंड 12 किलोमीटर ऊपर, तो इस रीजन में यहाँ पर जो ये टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री तक वार्मर होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 1 दोनों ही गलत थे, स्टेटमेंट नंबर 2 ही यहाँ पर करेक्ट था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड मैप में आपको इसकी लोकेशंस पता होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी रिवर कहाँ पर मिलती है या कौन से सी में जाती है। पहला ऑप्शन है मेकोंग, अंडमान सी, सेकंड है थेम्स, इरिश सी, थर्ड है वोल्गा, कैस्पियन सी, और फिर है फोर्थ स्टेटमेंट जाम्बेजी, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन ओशियन। तो इसका आंसर है 3 और 4। तो ये जो मेकोंग जो रिवर है साउथ चाइना सी में, जो मेकोंग रिवर है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बहती है। 12th लॉन्गेस्ट रिवर है ये इस वर्ल्ड की, और 7th लॉन्गेस्ट रिवर है ये एशिया की। इसकी जो लेंथ है अराउंड 4350 किलोमीटर्स के आसपास की है। ये तिब्बतियन प्लेट्यू से निकलती है, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से बहकर ये साउथ चाइना सी में डिस्चार्ज होती है। यदि हम थेम्स रिवर की बात करें तो जो थेम्स रिवर है ये नॉर्थ सी में डिस्चार्ज होता है इसका पानी बाय द थेम्स एस्चुरी। वहाँ पे इरिश सी दिया हुआ है बट इरिश सी में डिस्चार्ज नहीं होता है, नॉर्थ सी में होता है, तो वो भी गलत है। यदि हम वोल्गा रिवर की बात करें तो ये वाल्डिया हिल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को से निकलती है और ये डिस्चार्ज होती है कैस्पियन सी में, तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। इसके बाद में हम देखते हैं जाम्बेजी रिवर, जो कि जाम्बिया की कैलेना हिल से निकलती है और जिसका पानी कहाँ पे जाता है, इंडियन ओशियन में जाता है एट द मोज़ाम्बिकन कोस्ट, तो वो भी सही है। ये वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और सेटअप सब्जेक्ट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अल्मा आटा डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल। सेकेंड स्टेटमेंट है हैग कन्वेंशन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन। थर्ड स्टेटमेंट है तलोना डायलॉग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। फोर्थ है अंडर 2 कोएलिशन, चाइल्ड राइट से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट एंड 3। ओके, यदि हम अल्मा आटा डिक्लेरेशन की बात करें तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर ने अडॉप्ट करा था कजाकिस्तान में 1978 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अर्जेंट एक्शन बाय ऑल गवर्नमेंट, ऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट वर्कर्स एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ ऑल द पीपल।
ओके तो ये वाली डिक्लेरेशन हेल्थ से रिलेटेड है। यदि हम हैग कन्वेंशन की बात करें तो ये मेनली रिलेटेड है इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन से, और इसे हम हैग एब्डक्शन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये मल्टीलैटरल ट्रीटी डेवलप हुई थी बाय द हैग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसका जो इंटरनेशनली चाइल्ड एब्डक्ट होते हैं उनको अपने पेरेंट्स तक पहुंचाना। ओके जो थर्ड स्टेटमेंट था तलूना डायलॉग, ये मेनली क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बाय 2020 इससे रिलेटेड है। UNFCCC का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ये डायलॉग्स हुए थे। इसके बाद में अंडर 2 कोएलिशन, ये भी मेनली क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। ओके इन द लाइन विद पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पे जो कंट्रीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव था कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ना चाहिए, उस टारगेट को अचीव करने से रिलेटेड है ये अंडर 2 कोएलिशन। तो फोर्थ वाला चाइल्ड राइट से रिलेटेड नहीं है और ये हैग कन्वेंशन एब्डक्शन से रिलेटेड है, तो ये नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। सेकेंड है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। थर्ड स्टेटमेंट है इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिसेंटली जितनी भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो डायलॉग्स होते हैं और पेपर में आता है लिखा हुआ कि इस कंट्री के साथ हमारा इस चीज़ का ट्रेड है, वहाँ से उठाए हुए स्टेटमेंट्स हैं। ओके तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है जो इंडो श्रीलंका का ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है इन द लास्ट डिकेड, ये गलत है। इनिशियली ये इंक्रीज़ हुआ है बट 2012-13 के बाद हम देखते हैं कि जो ट्रेड है इंडिया श्रीलंका के बीच में वो कम हो गया है, डिप हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल इंपॉर्टेंट ट्रेड आइटम है इंडिया और बांग्लादेश के बाद बीच में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है लास्ट 5 years में जो नेपाल है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का इन साउथ एशिया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, नेपाल नहीं ये बांग्लादेश है। ओके तो इसका आंसर है 2। ये सारे स्टेटमेंट्स जो करंट अफेयर के टॉपिक से रिलेटेड है। पेपर में जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई भी कंट्री के साथ जब हमारे डायलॉग्स होते हैं या कोई भी कंट्री के साथ मीटिंग होती है तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे आते हैं कि इस कंट्री के साथ हमारे ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं या इस कंट्री के साथ हमारा इस तरीके का ट्रेड है, तो वहाँ से ये स्टेटमेंट्स उठाए गए हैं। ओके बायलैटरल ट्रेड की बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच में तो 2001 से लेकर 2018-19 तक 9 टाइम का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है, बट हम देखते हैं कि 2012-13 से लेकर 16-17 के बीच में जो ट्रेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में वो कम हो गया है। यदि हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश मेजर टेक्सटाइल ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का और साउथ एशियन कंट्री में बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल द 4 countries मेंबर G20, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। थर्ड है ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। फोर्थ है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ट्रिकी बट थोड़ा सा यदि हम समझ के करने की कोशिश करें तो वी कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे न्यूजीलैंड के चांसेस हमको कम लग रहे हैं क्योंकि जो G20 है उसके अंदर मेनली बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आती है। ओके तो पहले स्टेटमेंट में से न्यूजीलैंड गया, यहाँ पे आप न्यूजीलैंड को एलिमिनेट कर सकते हैं जिसके कारण ये गलत हो गया। सेकंड में है ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। यहाँ पे ईरान इज़ क्वाइट डाउटफुल
अब नेक्स्ट है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। बिग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सिंगापुर तो नहीं आता, तो यहाँ पर सिंगापुर हटेगा और ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट। अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की। ओके, ब्रिक्स कंट्री की जो पांचों कंट्रीज़ है वो सारी G20 का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन हमको देखने के लिए मिलता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन था, पता होना चाहिए G20 के बारे में, और अभी तो काफ़ी सारी वर्चुअल मीटिंग्स हुई थी, मे बी इसलिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। जो G20 है वो ग्रुप ऑफ 20 कंट्री है, इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स का, जो कोलैबोरेट करती है, जो एक साथ आती है टू प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, इसमें एक यूरोपियन यूनियन है, इसके अलावा 19 इंडिविजुअल कंट्रीज हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड of India at present, which of the following statement is correct? Indian merchandise export are less than its merchandise imports. India's import of iron, steel, chemicals, fertilizers and machineries have decreased in recent years. India's export of service are more than its imports of service. India suffer from an overall trade current account deficit. फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तब भी हम इंटरनेशनल इशू पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स में जब भी हम ट्रेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो डेफिनेटली करेक्ट है। जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है इसमें इंडिया हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, इंडिया सर्विस प्रोवाइड करने में काफ़ी अच्छी कंट्री माना जाता है वर्ल्ड में, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी डेफिनेटली करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन सब चीज़ों की डिमांड रीसेंट ईयर्स में बढ़ी है, ना कि कम हुई है, तो ये इंक्रीज आएगा ना कि डिक्रीज आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर है इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्केंडाइज इम्पोर्ट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में, तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। ये कुछ डेटा है इस चीज़ से रिलेटेड कि मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट हमको देखने के लिए मिलता है। लार्जेस्ट कंपोनेंट है ये इंडियन करंट अकाउंट डेफिसिट का। यदि हम कमोडिटी वाइज बात करें तो आयरन, स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इसमें हमको ग्रोथ देखने के लिए मिली है पिछले कुछ सालों में, ना कि डिक्रीज देखने के लिए मिला है। यदि हम सर्विस की बात करें तो जो नेट सर्विसेज है वो इंडिया वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जितनी इंपोर्ट करता है उसके कंपैरिजन में। यदि हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो वो डेफिनेटली ज़्यादा ही रहेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन न्यूज रिफर टू अ ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, बुलियन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और यूरेनियम, तो इसका आंसर है क्रूड ऑयल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल एक स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल माना जाता है। ये थर्ड मेन बेंचमार्क क्रूड ऑयल ग्रेड है वर्ल्ड में, ब्रेंट और दुबई क्रूड ऑयल के बाद में। ओके, तो ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, इंटरनेशनल टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, बट कन्वेंशन स्टैटिक क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स व्हाइल अदर आर नॉट। फर्स्ट है इसमें सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम। सेकेंड स्टेटमेंट है सम यूज इम्पोर्टेड यूरियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। थर्ड है सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। फोर्थ है सम आर स्टेट ओन एंड अदर आर प्राइवेटली ओन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर प्राइवेटली ओन नहीं होते, फोर्थ स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। यदि कोई न्यूक्लियर प्लांट है तो वो उस बेसिस पे IAEA सेफगार्ड्स के अंडर
तो नहीं आएगा कि वो फॉरेन एंटरप्राइज़ का है कि डोमेस्टिक एंटरप्राइज़ का है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो दो स्टेटमेंट में होता है, बट मेनली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पे हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं, ना कि थोरियम का, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरियम एंड अदर यूज़ डोमेस्टिक सप्लाईज। यदि हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें इन इंडिया, तो उन्हें IAEA सेफगार्ड्स के अंदर तभी रखा जाएगा जब वो यूरेनियम प्रोक्यूर्ड किया हो बाहर से। ओके, जो यूरेनियम है वो बाहर से आया हो, उसी कंडीशन में IAEA के सेफगार्ड्स के अंडर रखा जाएगा। एट प्रेजेंट हम बात करें तो 22 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं, जिसके अंदर से जो 14 है वो IAEA सेफगार्ड्स के अंडर आता है। यदि हम इंडिया की बात करें तो करेंटली हम मेनली जो यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं वो रशिया, कजाकिस्तान और कनाडा से करते हैं। इसके अलावा हमारा प्लान है कि हम प्रोक्योर करेंगे द फ्यूल फ्रॉम उज़्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ये जो पार्ट 3 था, इसमें हमने डिस्कस करें एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इशू और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।